हैं। देखिए वन वर्ड की तरफ आते हैं और वन वर्ड कह रहा है, पहला वन वर्ड है अपना जो है वन वर्ड्स का मतलब बहुत से शब्दों के लिए एक शब्द गवर्नमेंट बाय वेल्थी। देखिए स्टूडेंट प्लूटोक्रेसी, क्रेसी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जहां पे भी क्रेसी वर्ड आ जाए उसका मतलब सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो आप देखिए गवर्नमेंट बाय वेल्थी, प्लूटो एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब अंडरवर्ल्ड का जो देवता होता है उसके लिए आता है, अंडरवर्ल्ड के यानी भूतों से रिलेटेड एक देवता है। अंडरवर्ल्ड का मतलब जहां मृत्यु के बाद आत्माएं रहती है, लेकिन यहाँ इसका वर्ड का मतलब एक गलत सेंस में नहीं है। प्लूटोक्रेसी का मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो केवल कुछ धनवान लोगों के द्वारा चलाई जाए, जैसे कुलीन तंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, कुलीन लोगों के द्वारा जो उस जगह के पैसे वाले लोग होते हैं उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको गवर्नमेंट बाय वेल्थी यानी प्लूटोक्रेसी, क्रेसी प्लूटोक्रेसी। आगे बात देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी के बारे में परिभाषा है। और आप देखिए डिमोस प्लस क्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है। डिमोस का मतलब, डेमो का मतलब जनता होता है, और डेमोग्राफी जनांकिकी, इसलिए आपने देखा होगा डेमोग्राफी वहां के रहने वाले लोगों के उनकी जनसंख्या, उनके बारे में जानकारी होती है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है, उसको डेमोग्राफी कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी यानी जनता का सिस्टम, जनता के लिए बनाया हुआ सिस्टम, जनता के द्वारा लाया हुआ सिस्टम, हम उसको कहते हैं प्रजातंत्र या लोकतंत्र, क्योंकि प्रजा का मतलब भी लोग होता है और लोक का मतलब भी लोग या जनता ही होती है। तो इसलिए डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र, कुलीन तंत्र, और ये डेमोक्रेसी हो गया जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। आगे बढ़ते हैं, हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल, जो व्यक्ति हैबिचुअली साइलेंट हो, ज्यादा बोलता न हो, ऐसे व्यक्ति को टैसीटर्न कहते हैं, यानी मितभाषी, जो बहुत ही कम बोले, बहुत कम बोले और हैबिचुअली बोले। कई बार तो हम टेंशन और प्रेशर के कारण नहीं बोल रहे, वो नहीं होगा, जिसकी हैबिट ही साइलेंट रहने की हो, जो जनरली बोलता ही न हो, यहाँ पर वो व्यक्ति नहीं आएंगे जो अपनी पत्नी के सामने बैठे हो, ऐसे व्यक्तियों को टैसीटर्न नहीं कहा जाएगा। हैबिट ही जिनकी ऐसी, जो बाहर आउटर फोर्स के कारण ऐसा नहीं बोल रहे, ऐसे नहीं, जो हैबिचुअली कम बोलते हो, टैसीटर्न ऐसे व्यक्ति को। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क करने वाला, और डिलीजेंट का मतलब भी लेबोरियस होता है, मेहनती होता है, उसको सेजलस बोलते हैं, सेजलस। तो आपको ध्यान रखना है सेजलस। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे कुछ वर्ड्स है जो बहुत ही लेबोरियस हो, डिलीजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, सेजलस जो बहुत ज्यादा काम करे, हार्ड वर्किंग हो। हैटर ऑफ मेनकाइंड, स्टूडेंट्स पहले के वीडियो में आप देख चुके हो कि मिसो वर्ड का मतलब होता है हैटर, कोई चीज से घृणा करने वाला, चाहे मिसोगैमी हो, मिसोजीनी हो, मिसोलॉजी हो, मिसो। अब आप देखिए मिस का मतलब घृणा से हो गया, एंथ्रो का मतलब होता है मानव, मिसो और एंथ्रो, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र, तो एंथ्रो का मतलब क्या होता है, मानव से होता है। और आपको पता है IST किसी के लगता है तो वो व्यक्ति हो जाता है इकोनॉमिस्ट, यानी इकोनॉमी पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला, इकोनॉमी में अपनी रुचि रखने वाला। तो ईस्ट जहां पर लगता है, तो अब देखिए मिसोएंथ्रोपिस्ट यानी वो व्यक्ति जो मानव से घृणा करने वाला व्यक्ति है, तो मिसोएंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया हैटर ऑफ मैनकाइंड, मानव द्वेषी इसको कहेंगे, जो मानव से द्वेष करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को हम मिसोएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप एक बार जो भी वोकैबुलरी करने से पहले आप एक बार प्रेफिक्स सफिक्स के वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपके पूरा मैटर जो है बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो पाएगा। हैविंग अ स्टेल स्मेल और टेस्ट, यानी बासी स्मेल आना या उसका टेस्ट बासी लगना, रैंसिड बोलते हैं। रैंसिड स्मेल भी आपने वर्ड सुना होगा, रैंसिड स्मेल का मतलब ऐसे कोई चीज सड़ रही हो उसकी बदबू को रैंसिड कहते हैं। तो रैंसिड का मतलब हैविंग अ स्टेल स्मेल और टेस्ट, जिसका सड़ा हुआ सा स्मेल हो या टेस्ट हो, उसको रैंसिड कहते हैं। हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, यानी ऐसे जीव, ऐसे पौधे जिनमें बोथ मेल और फीमेल होते हैं, उनका वर्ड एफ्रोडाइट से बना है। एफ्रोडाइट एक देवी थी जो नर और मादा दोनों रूपों में थी, इसलिए हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब हो गया कि बोथली, उभय,
जिसमें दोनों हो, उभयलिंगी हो, उसको हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट से ये वर्ड बना है, तो हर्मेफ्रोडाइट का मतलब हो गया जिसमें दोनों लिंग हो, यानी मेल भी हो और फीमेल हो, द्विलिंगी हो, ठीक है। और हैविंग जूसी और फ्लैशी एंड थिक टिश्यूज, जो रस भरा हो, फ्लैशी मांसल हो, और जिसमें मोटे टिश्यूज हो, जो जूसी हो, फ्लैशी हो और थिक टिश्यूज हो, तो सक्यलेंट कहते हैं। और सक्यलेंट का मतलब होता है सक्यलेंट जूसी, यानी जूस भरा रसीला, जिसको आप कह सकते हो सक्यलेंट। तो स्टूडेंट, हैविंग जूस, फ्लैशी और थिक टिश्यूज, सक्यलेंट। आगे बढ़ते हैं। हैविंग नो बिगिनिंग और नो एंड, जिसका कोई आदि ना हो, अंत ना हो, जिसकी शुरुआत ना हो, जिसकी कोई एंड ना हो, इसको कहते हैं इटर्नल। और इटर्नल का मतलब ही होता है शाश्वत, जो का पता नहीं कब से चला आ रहा है और जिसके बारे में, इसीलिए सनातन धर्म, ये जो वर्ड है शाश्वत ऐसे ही बना है, जिसकी शुरुआत का पता नहीं और जो एंड कब होगा इसका पता नहीं। तो जिसकी शुरुआत का पता ना हो ना एंड का पता हो, उसको इटर्नल कहते हैं। दाई इटर्नल ब्यूटी शैल नॉट फेड, शेक्सपियर ने अपनी पोएम में, इटर्नल शाश्वत है तुम्हारी, कब शुरू हुई कब खत्म होगी कोई पता नहीं। इसी तरह हैविंग द सेम नेम, हैविंग द सेम नेम, हम नाम, जिसका नाम एक हो, तो कहते हैं जिनका नाम दोनों का एक हो, नेम से, यानी जिनका दोनों का नाम एक हो। हे हम नाम, हम वतन, जिनका वतन एक हो। हम राह, जिनकी राह एक हो, तो हम नाम, जिनका नाम एक हो। नेम से, जिनका नाम एक हो, सेम, नेम सेम भी कह सकते हो, नेम सेम, यानी वैसे याद रखने के रूप में, जिनका नाम सेम हो उसको हम कहेंगे हम नाम हिंदी में, और नेम से। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हमने देखा प्लूटोक्रेसी कुलीन तंत्र, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, टेशिटर्न मितभाषी या जो कम बोलने वाला, सेजलस हार्ड वर्किंग टैलेंट होता है, मिसेंथ्रोपिस्ट हु हेट्स मैनकाइंड, रेंसिड स्टेल स्मेल के साथ, हर्मेफ्रोडाइट बोथ और सेक्स ऑर्गन्स, सक्युलेंट फुल ऑफ फ्लैश एंड जूस, इटर्नल का मतलब हैविंग नो बिगिनिंग और एंड, एंड हैविंग द सेम नेम, नेमसेक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इडियम्स की तरफ बढ़ते हैं। इडियम्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी ज्यादा इडियम्स जो है वो लर्न करने पड़ते हैं स्टूडेंट को किसी एग्जाम के गो थ्रू होने के लिए। तो बढ़ते हैं, मच क्राई एंड लिटिल वुल, वुल, मच क्राई एंड लिटिल वुल, यानी चीख, चिल्लाहट, शोर शराबा ज्यादा और काम, माल कम या काम की चीज कम। तो ऐसी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा इधर उधर की शोर शराबा ज्यादा किया जाए और जिसके बारे में उपलब्धि या अचीवमेंट कुछ न हो, तो लॉट्स ऑफ फश, विवाद, शोर शराबा खूब, विथ लिटिल इफेक्ट, इसका प्रभाव बहुत ही कम पड़े, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो इसका मतलब मच क्राई एंड लिटिल वुल, क्राई बहुत हो, वुल थोड़ी सी हो। जैसे मान लीजिए भेड़ की ऊन काटी जाती हो, मान लो भेड़ बहुत चीख रही हो, घर मालिक भी उसको इस रूप में हम कह सकते हैं कि कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ कर रहा हो, लेकिन थोड़ी सी ऊन मिले तो मच क्राई एंड लिटिल वुल, लॉट्स ऑफ फश, लिटिल इफेक्ट, प्रभाव या हम कह सकते हैं अचीवमेंट के हैं। इसके बाद मडल हेडेड, देखिए मड, मड का मतलब क्या होता है, कीचड़। तो मडल हेडेड, दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? तो अपने ऐसे क्या कहते हैं, किस आदमी को गोबर कहते हैं जो इधर उधर की फालतू बातें कर रहा है, मूर्खता की बातें कर रहा है। तो मडल हेडेड का मतलब भी क्या हो गया, कीचड़, कीचड़, हेड सिर, दिमाग में कीचड़ हो तो स्टूपिड और फुलिश, स्टूपिड और फुलिश का मतलब मूर्ख और पागल, बेवकूफ, मूर्ख और बेवकूफ, तो मडल हेडेड। ओके, नेसेसरी इवल, ऐसी बुराई जो जरूरी, तो हम कह सकते हैं जरूरी भी हो लेकिन इवल, जैसे हम कहें पैसा एक आवश्यक बुराई है, मनी इज ए नेसेसरी इवल। तो यहां पर हम कहेंगे समथिंग रॉन्ग बट एसेंशियल, यानी जो नेसेसरी भी है, बुरी है लेकिन जरूरी है, ठीक है, गंदा है पर धंधा है, वैसी वाली नेसेसरी इवल, यानी जो है गलत पर जरूरी है, तो समथिंग रॉन्ग बट एसेंशियल, तो कहेंगे नेसेसरी इवल, आवश्यक बुराई, जो बुराई आवश्यक हो, ऐसी आवश्यक बुराई को ही हम नेसेसरी इवल कहते हैं। और जैसे कि मैंने फिर बताया नेक एंड क्रॉप, तो अब आप देखिए नेक एंड क्रॉप, आप देखिए नेक का मतलब क्या होता है, गर्दन, नेक एंड क्रॉप का मतलब
कंप्लीटली ऑफन एब्रप्टली, पूरी तरह से नेक एंड क्रॉप तक आ जाना, यानी पूरा और बहुत जल्दी में, बहुत तेजी से कोई चीज का कंप्लीट पूर्ण होना, कंप्लीटली ऑफन एब्रप्टली, तेजी से कोई चीज कंप्लीट कर देना, नेक एंड क्रॉप। 9 days वंडर, आपने रोटी फिल्म का गाना सुना होगा, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। 2 दिन में ढलने का मतलब क्या हुआ? Now rosy lips and cheeks shall wither away with the passage of time. वैसे ही 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी, यानी जो थोड़े टाइम का अट्रैक्शन हो, थोड़े टाइम के लिए कुछ चीज अच्छी लगे, उसे हम कहते हैं 9 days वंडर। 9 दिन की वंडर है, सीधा सीधा देखिए, अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, एक सेंसेशन जो थोड़े टाइम के लिए हो। आउटर हमारी जो ब्यूटी है, फिजिकल ब्यूटी होती है, 9 days वंडर होती है। हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर जो होता है वो इटर्नल होता है, इसलिए 9 days वंडर का मतलब शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, थोड़े समय के लिए चलने वाली सनसनी। ओके, तो नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब, लव लॉस्ट का मतलब होता है लाइक करना, नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब डू नॉट लाइक ईच, लव में लॉस्ट नहीं हुए वो। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब डू नॉट लव ईच अदर, एक दूसरे को पसंद नहीं करना। नॉट बैट एन आईलिड, बैट एन आईलिड का मतलब होता है पलके झपकाना, इस तरीके से पलके झपकाना कब? जब हमारा कोई उस पर एक्साइटमेंट या हम अपना सरप्राइज, हैप्पीनेस, जॉय कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो निश्चित रूप से पलके झपकती है, लेकिन कोई फीलिंग भी शो नहीं करना। नॉट बैट एन आईलिड, नॉट टू शो एनी शॉक, वरी और सरप्राइज। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसे कह के एक रोबोटिक वे में अपनी बात पूरी कर देना। नॉट टू शो एनी शॉक, कोई प्रतिक्रिया ना देना, उस पर कोई रिएक्शन नहीं देना, चाहे शॉक, वरी या सरप्राइज, कुछ नहीं। तो नॉट बैट एंड आईलिड, आईलिड ये पलकें होती है, बैट करना, उनको झपकाना, तो कोई प्रतिक्रिया देंगे, हाँ ऐसा हुआ, तो सरप्राइज, वाह, तो इसका मतलब खुशी। अरे किसी भी तरीके से कुछ शो नहीं करना, तो अपनी पलकें भी ना झपकाना उस सेंस में, तो नॉट टू शो एनी शॉक, वरी और सरप्राइज। नेक्स्ट है नॉट टू बी वंस कप ऑफ टी। देखिए कप ऑफ टी का मतलब होता है जो चीज आपको बहुत पसंद, कप ऑफ टी, और बहुत इजीली आप कर सकते हो, जिसको करना आपको पसंद हो, इंटरेस्टिंग लगे, तो बी वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है जिस चीज को आप बहुत आसानी से और इंटरेस्ट के साथ कर पाते हो, दैट इज योर कप ऑफ टी। लेकिन आप जिसको नहीं, नॉट लग गया ना नेगेटिव, तो नॉट टू बी वंस कप ऑफ टी का मतलब हुआ नॉट व्हाट समबडी इज लाइक्ड और इंटरेस्टेड इन। कोई व्यक्ति जो चीज पसंद नहीं करता उसको क्या कहते हैं, वो कहेगा कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो नॉट व्हाट समबडी इज लाइक और इंटरेस्टेड इन, जिसमें इंटरेस्ट और लाइक कर रहा वो तो उसका कप ऑफ टी है, और नहीं है तो नॉट टू बी वंस, इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, इसका मतलब मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इसको करना नहीं करता। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। नल एंड वॉइड। नल का और वॉइड, वॉइड का मतलब खाली होता है, एम्प्टी, और नल का मतलब जीरो होता है, जीरो। अब आप देखिए नल एंड वॉइड, जीरो, शून्य, खाली, ये वर्ड किसके लिए आएंगे? जिसका कोई इफेक्ट ना हो। तो नॉट वैलिड, हैविंग नो लीगल फोर्स, जो वैलिड ना रहे, जो अवैध हो जाए, जिसका कोई विधि मान्य, जिसमें विधि का फोर्स, कानून का फोर्स खत्म हो जाए, उसको हम कहेंगे नल एंड वॉइड, जो जीरो हो जाए। तो बहुत से कानूनों के द्वारा कोई चीज जीरो घोषित कर दी जाती है, तो हम कहेंगे ट्रिपल तलाक जैसे कुछ मुद्दे हैं, या बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, सती प्रथा है, बाल विवाह है, वो नल एंड वॉइड है, मतलब आपसे जीरो माने जाएंगे उनको। अगर वैसा किया जाता है तो वो विवाह विधि मान्य नहीं होगा, नल एंड वॉइड। ऑफ हैंड, देखिए हम कोई वाहन, स्पेशली बच्चे जो होते हैं वो कोई चीज को, साइकिल को चलाते हैं तो हैंड, और जब वो थोड़ा उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ऑफ हैंड करते हुए चलाते हैं। तो इसका मतलब ऑफ हैंड कर लूंगा इसको तो मैं, यानी जिसके लिए मुझे हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही ऑफ हैंड। तो हम कहेंगे विदाउट प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, यानी जिसका पहले हमने कोई विचार नहीं किया हो, हमने कोई तैयारी ना की हो, हम उसके लिए कह सकते हैं आई कैन डू इट ऑफ हैंड, मतलब मैं इसको ऐसे ही कर। ओके, ऑयली टंग, ऑयली टंग यानी ये जो जीभ है उस पर ऑयल, समझ गए होंगे, चिकनी चुपड़ी बातें,
यानी ऑयली टंग का मतलब किसी की ऐसी फ्लैटरी करना, किसी की प्रशंसा करना, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए, अपना सेल्फिश एंड पूरा करने के लिए। तो अपने भी नॉर्मली कहा जाता है तेल मत लगा तू, मैं सब समझ रहा हूं। तो ऑयली टंग, अब आप समझ जाइए, टंग यानी जीभ होता है, ऑयली यानी तेल से भरी। ऑयली टंग का मतलब फ्लैटरिंग वर्ड्स, प्रशंसा की बातें। तो स्टूडेंट्स, ये आप देख पा रहे हो कि ये सारे के सारे इडियम्स जो है वो बहुत आसान है। मच क्राई एंड लिटिल बुल का मतलब बहुत विवाद और उसका कुछ ना, उसमें जो प्रोडक्टिविटी कुछ ना होना। अडल हेडेड, स्टूपिड और फुलिश, नेसेसरी वेल, समथिंग रॉन्ग बट नेसेसरी, नेक एंड क्रॉप, कंप्लीटली ऑफन एब्रप्टली, 9 days वंडर, थोड़े समय के लिए चलने वाला वंडर, नो लव लस्ट बिटवीन, लाइक नहीं करना, नॉट बैट एन आईलिड, कोई इमोशन शो नहीं करना, कप ऑफ टी नहीं होना, नॉट टू बी वंस कप ऑफ टी, जो जिसमें हम इंटरेस्टेड है, जिसको पसंद करते हैं वो नहीं होना, नल एंड वॉइड, नॉट वैलिड, जीरो हो जाना, और ऑफ हैंड का मतलब बिना तैयारी के बीच, और ऑयली टंग का मतलब फ्लैटरी करना, किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट, ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड। ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड का मतलब होता है पुरानी लपट है ना, वो बड़ी मुश्किल से बुझती। यानी कहने का मतलब है, आपने गाना सुना होगा, कोशिश करके देख ले दरिया सारी नदियां सारी, दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी। तो बस यही है, ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड का मतलब हो गया पुरानी चीजें, स्पेशली पुराना प्यार, पुरानी बातें, वो झगड़े, वो मृदु मनोहारे, वो पावन आंसू, अरे तुम बोलो मैं कह हूँ, ऐसी चीजें ओल्ड फ्लेम्स होती है। ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड, डिफिकल्ट टू फॉरगेट ओल्ड थिंग्स, पुरानी बातें भुलाना मुश्किल होता है। ऑन गुड टर्म्स, टर्म्स का मतलब रिलेशन, हमारे टर्म्स अच्छे, गुड टर्म्स है यानी अच्छे रिलेशन होता, टू हैव अ गुड फ्रेंडली रिलेशनशिप। हमारे टर्म्स बिगड़ गए मतलब बैड टर्म्स, तो हमारे गुड टर्म्स अच्छे टर्म्स है, अच्छे रिश्ते हैं। एट वंस लास्ट लेग्स, तो आप देखिए वंस का मतलब कोई भी व्यक्ति हो गया, लास्ट यानी अंतिम होता है, और लेग्स का मतलब चरण होते, पैर। अपने कहें ये चीज अपने अंतिम चरण में है, ये चीज अपने अंतिम चरण में, मतदान अपने अंतिम चरण में, अंतिम चरण का मतलब क्लोज टू कोलैप्सिंग। लेकिन ये यहाँ पर नेगेटिव सेंस में कि बस वो खत्म होने वाली है कोई चीज, इट इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स, अब वो चीज अपने खात्मे के कगार पर है, समाप्ति के कगार पर है, समाप्ति के कगार पर होना। तो वहां पर हम कहेंगे ऑन इट्स लास्ट लेग्स, क्लोज टू कोलैप्सिंग। ऑन टेंटर हुक्स, आपको पता है टेंटर हुक्स ऐसे छोटे छोटे कीले होती हैं, तो टेंटर हुक्स उनके बिस्तर बोलते हैं जिस पर पहले अपराधियों को सुलाया जाता था, फिर उनसे कुछ उगलवाना होता, टॉर्चर करने का वही तरीका होता था। तो टेंटर हुक्स पर कोई है, तो कोई व्यक्ति बहुत बेचैन हो, तो हम कहेंगे यू आर लुकिंग, यू आर ऑन टेंटर हुक्स इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंजाइटी, यानी बेचैन रहना कि पता नहीं क्या होगा, जैसे रिजल्ट आने से पहले जब आपकी स्थिति ऐसे हो कि हो भी सकता है नहीं भी हो, तो यू आर ऑन टेंटर हुक्स, सस्पेंस में, एंजाइटी, बेचैनी से, कुछ अच्छा नहीं लगता, बस जल्दी से लगता है रिजल्ट आ जाए, सबसे पूछते रहते हो मेरिट क्या रहेगी, वो अपने फेवर में बोलता है तब तो कहते हैं हाँ भाई साहब आप सही कह रहे हो, थोड़ा सा भी दूर है तो आपको ऐसे नहीं लगता कि ऐसे रहेगी मेरिट, तो आप इसमें देखिए भाई साहब थोड़ा सोचिए, हम उसको अपने जगह ले आते हैं। तो यहाँ पर इन स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंजाइटी को कहेंगे ऑन टेंटर हुक्स। नेक्स्ट है ऑन द वर्ज ऑफ, यानी वेरी नियर टू द मोमेंट व्हेन समबडी डज समथिंग हैपन। तो अब आप देखिए ऑन द वर्ज, वर्ज का मतलब होता है कोई चीज का कगार, यानी उस किनारे पर होना, उस जगह पर होना, उस जगह पर होना व्हेन समबडी डज और समथिंग हैपेंस, जब कोई चीज घटित होती है या कोई चीज, कोई व्यक्ति कोई काम करता है, जब वो उसके करने वाला हो तो हम कहेंगे ऑन द वर्ज ऑफ, के कगार पर, वो ऐसा घटित होने वाला ही होना। देखिए स्टूडेंट, सारे के सारे जैसे इडियम्स जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन हमारा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि केवल एग्जाम के हिसाब से आप क्लियर करो, हमें आपको परफेक्ट उस रूप में बनाने की कोशिश करनी है, और ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो रियल सेंस में, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पर किसी पैसेज में आ जाए और आपको वहाँ समझ, मीनिंग समझने के लिए वहाँ काम आ जाए, तो ये चीजें सब आपके लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ तक कि प्रेपोजिशन भी पूछी जा सकती है, ऑन द वर्ज, फिर ब्लैंक आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ऑन द वर्ज ऑफ आएगा। तो स्थिति, अब यहाँ पर आप देखिए ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड अच्छा इडियम है, और टेंटर हुक्स
ये अच्छा इडियम है इन दोनों में। वंस एंड फॉर ऑल, देखिए हमेशा के लिए, वंस एंड फॉर ऑल यानी एक बार और हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए इसका मतलब क्या हुआ, विथ फाइनलिटी, यानी हमेशा। वंस बीटन ट्वाइस साई, बहुत इंपॉर्टेंट एक ईडियम है, आपको ध्यान रखना है। वंस बीटन ट्वाइस साई यानी एक बार का काटा हुआ 2 बार शर्मिंदा होता है, यानी दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। यानी कहने का मतलब है कि हम किसी एक जगह कोई गलती कर देते तो फिर हम उससे रिलेटेड चीजों को बहुत ध्यान से करते हैं। वेरी केयरफुल अबाउट डूइंग समथिंग अगेन, वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा ध्यान रखना उस चीज का जिसमें हम एक बार मात खा चुके हो। तो वंस बिटन ट्वाइस साई, एक बार का काटा हुआ पीटा हुआ और 2 बार शर्मिंदा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे भी कि कोई ऐसी चीज करने में जिसमें आप पहले चोट खा चुके हो, यानी आप हार चुके हो, फेलियर हो चुके हो, उसको दोबारा करने में बहुत ही केयरफुल होना। वंस इन अ ब्लू मून, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, बस वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ही कम बार होना। ब्लू मून एक्चुअल में एक ज्योग्राफिकल टर्म भी है और एक कैलेंडर में आने वाली टर्म भी है। तो ब्लू मून तब होता है जब स्पेशली जो ज्वालामुखी वगैरह कुछ फट जाते हैं तो उनकी राख वगैरह चारों तरफ फैल जाती है, तो जो फुल मून होता है, पूर्णिमा का चांद होता है, वो ब्लू कलर का दिखता है। ऐसी घटनाएं बहुत कम बार होती है। तो वंस इन अ ब्लू मून, तो ब्लू मून अपने आप में रेयर होने वाली घटना हो गई। कैलेंडर के हिसाब से भी उस महीने में एक ऐसी स्पेशल इवेंट को ब्लू मून कहा जाता है जिसमें एक फुल मून एक महीने में पुराने टाइम में 2 बार आ जाते थे। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब हो गया कि बहुत ही कम बार होने वाली कोई घटना, वेरी रेयरली, जैसे हम कहते हैं ईद का चांद हो गए, बहुत ही रेयरली कोई दिखता है, बहुत ही कम बार कोई चीज होती है, तो हम कहें कि ये बहुत बहुत ही रेयर है। इट हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून। तो ब्लू मून का मतलब बहुत ही कम बार होना। क्लियर? ओपन क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन उसको कहते हैं जो ओपन होता है, जिसका आंसर यस में भी आ सकता है, नो में भी आ सकता है, जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, उसको ओपन क्वेश्चन कहते हैं। अ क्वेश्चन व्हिच मे हैव मोर देन वन आंसर, यानी इस आंसर, ये क्वेश्चन है, इसकी तरफ यहां से भी अप्रोच की जा सकती है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी। तो एक तरीके से हम कहें ओपन है कि मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णतया। आउट एंड आउट, ही इज आउट एंड आउट अ रॉक, मतलब वो पूर्णतया बदमाश आदमी, कंप्लीटली। एंड आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकलना, इसका मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल। एट वंस, इमीडिएटली, यानी हाथ से निकल जाना तुरंत, और एट वंस का मतलब आउट ऑफ हैंड, एट वंस, इमीडिएटली, और आउट ऑफ कंट्रोल। स्पेशली आउट ऑफ हैंड यानी अपने हाथ से निकल गया। हम कहते हैं अब ये कंडीशन हमें हाथ से निकल गया, ठीक है, तो हाथ से निकलने का मतलब अब हमारे कंट्रोल में वो नहीं रहा। तो ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड, मतलब पुरानी बातें भुलाई नहीं जाती। काश पुराने दिन लौटा दे कोई। ओल्ड, ऑन गुड टर्म्स, अच्छे रिलेशन में होना। ऑन वंस लास्ट लेग, समाप्ति के कगार पर। ऑन टेंटर हुक्स, कांटों जैसी स्थिति होती है उस पर होना, बेचैनी फील करना। ऑन द वर्ज ऑफ, किसी चीज के कगार पर होना, वैसा करनी। वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए। वंस बीटन ट्वाइस साई, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, एक बार गलती होने पर दोबारा उस काम को करते हुए बहुत केयरफुल हुआ जाता है। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ही रेयरली होना, क्योंकि ब्लू मून की घटना बहुत रेयर होती है। ओपन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। आउट एंड आउट, कंप्लीटली, एंड आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल गया, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट, प्रोवर्ब। प्रोवर्ब कहावत, डू गुड एंड फॉरगेट, यानी अच्छा करो और भूल जाओ, यानी नेकी कर दरिया में डाल। यानी आपने कोई अच्छा काम किया है तो उसको बोस्टिंग मत कीजिए कि देखो मैंने ये दिया है, एक बीमार को केला देते हुए आई एम फीलिंग हैप्पी विद 49 अदर्स, वो नहीं। डू गुड एंड फॉरगेट, बिना किसी दिखावे के, प्रदर्शन के, आप है वो अच्छा कीजिए, लेकिन
जिस काम से किसी को प्रेरणा मिल सकती है, जैसे आपने ब्लड डोनेशन किया तो उसका अगर थोड़ा बहुत दिखावा करने से कोई एक दो प्रेरित भी होते हैं, आपने कुछ अच्छा काम किया, कई बार क्या होता है उससे दूसरे लोग प्रेरित होते हैं, तो वैसा करके दिखाने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उससे अगर दाग लगने से भी कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं भाई। तो अगर दिखावा करके कोई चीज आपने दिखावा करके अच्छी की तो उससे अगर दूसरा प्रेरित हुआ और दूसरा व्यक्ति प्रेरित हुआ तो एटलीस्ट कोई बुराई नहीं है। डू गुड एंड फॉरगेट, लेकिन किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए कि हमारी अच्छाई से वो व्यक्ति शर्मिंदा हो रहा है कि वो हमसे ले रहा है ये चीज, ऐसा दिखावा भी नहीं करना चाहिए। तो बस डू गुड एंड फॉरगेट, अच्छा करो और भूल जाओ, इसका मतलब विदाउट एनी थॉट ऑफ रिवॉर्ड। आपकी कोई प्रशंसा करेगा, आपको कोई अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी प्रेज होगी, आपको कोई नोटिस करेगा, इस रूप में ना सोचकर सिंपली बिकॉज इज द राइट थिंग्स टू डू, कोई काम इसीलिए अच्छा करो क्योंकि वो अच्छा है। तो इसलिए आपने कई बार व्हाट्सएप टाइप के मैसेज स्टेटस देखे होंगे कि अच्छा काम करते जाओ, चिंता मत करो, क्योंकि सूरज तब भी निकलता है जब लाखों लोग सो रहे होते हैं। तो बस कुछ ऐसा सही है, डू गुड एंड फॉरगेट। ओके, इवन वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी ये थोड़ा ध्यान से बातें कीजिए। ये कब आती है, ये प्रोवर्ब कब आती है, जब हम कोई सीक्रेट बात कर रहे हो तो हम कहना चाहते हैं कि भाई सीक्रेट बात करते हुए थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, मतलब सुनने वाले व्यक्ति कान लगाए हुए वहीं बैठे रहते हैं। तो मीनिंग है लोअर योर वॉइस एंड बी केयरफुल व्हाट यू से, स्पेशली व्हेन यू आर सेइंग सम सीक्रेट थिंग, you are telling some secret. Even walls have ears, दीवारों के भी कान होते हैं। नेक्स्ट है every sable cloud has a silver lining. सैबल का मतलब क्या होता है, सैबल एक एनिमल होता है जिसकी स्किन को कहते हैं, और उसकी स्किन जो होती है उसे हेयरी होती है और डार्क होती है थोड़ी, तो इसलिए यहाँ पर डार्क के सेंस में आ गया। तो हम कहेंगे कि हर जो काला बादल होता है, शैबल होता है, डार्क क्लाउड होता है, उसकी लाइनिंग जो है सिल्वर होती है। कई बार आपने स्काई में देखा होगा कि स्पेशली जब सूरज के आगे कोई बादल आ जाता है या रात में जब चांद पीछे होता है, फुल मून नाइट होती है, तो बादल के ऊपर ऐसे इस तरीके से बादल आपको सीन दिखेंगे, और यहाँ पर भी बादल नीचे, यहाँ पर पीछे सूरज या चांद है दिन में, यहाँ पर आपको उसकी ऐसे लाइट होती हुई सी दिखती है। बस यही कहना है कि ये काले बादल है, ब्लैक है, लेकिन ये लाइनिंग जो है ये सिल्वर है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बुरी से बुरी परिस्थितियों में से कुछ अच्छा होने की होप बनी रहती है, बुरी से बुरी परिस्थिति कुछ अच्छे में जाकर खत्म होती है, ये विश्वास होना चाहिए अपने को। आप तैयारी कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो कि भले ही आपकी परिस्थितियां खराब है, लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो उनको अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुरखुरु, ये शुरू में आपको शुरुआती जो मेहनत है, शुरुआती जो डिफिकल्टीज है वो लगानी ही पड़ेगी, तभी आपका मेहनत का रिजल्ट आएगा। सुरखुरु होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस। तो पत्थर पे जब हीना घिसती है ना, मेहंदी पहले पत्थर पे घिसी तभी वो हाथों में रंग लाती है। तो आपकी मेहनत जो आज आपको बहुत ऐसे डिफिकल्टी या जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक दिन आपकी सिल्वर लाइनिंग बनेगी, ऐसी हमारी पूरी होप है। एवरी शैबल क्लाउड हैज a silver lining, यानी एवरी सैड और अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज ए पॉजिटिव साइड टू इट। हर बुरी से बुरी स्थिति में भी कुछ न कुछ पॉजिटिव छुपा होता है, उसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव निकल कर आता है। तो यही बात है कि हर डार्क क्लाउड में, अंधेरे बादल पे एक सिल्वर लाइनिंग होती है। बहुत ही शानदार प्रोवर्ब है, बहुत ही इंस्पायरिंग प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब अगली है अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, यानी शुरुआती जो पक्षी होते हैं जो दिन में जल्दी उठ जाते हैं, वो पक्षी रात के मरे हुए या जो इधर उधर फंसे हुए कीड़े हैं उनको खा लेते हैं। तो यानी जो जल्द निकल जाते हैं, जो जल्दी तैयारी में लग जाते हैं, तैयारी में जुट जाते हैं, उन लोगों को मंजिल निश्चित रूप से मिलती है। लेकिन जो आएंगे, वैकेंसी आएगी, फिर करेंगे, देखेंगे कितना पद निकलता है, पहले मैं तो कंफ्यूज हूँ, सेकंड ग्रेड करूँ कि फर्स्ट ग्रेड करूँ। ऐसा अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, फिर वो अर्ली बर्ड जो छोड़ेंगे ना वो अपने को मिलेंगे।
इसलिए अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ये घुड़दौड़ है। अपने घोड़े तैयार रखो और दौड़ो। तो ये चीज अगर हमारी तैयार होगी तो ही हम आगे के लिए ये घुड़दौड़ जीत पाए। क्योंकि घुड़दौड़ से लगी हुई थी बाजी। एक दिन कोई अपनी अरबी, कोई अपनी तुर्की पर सवार था। अरबी और तुर्की क्या थे? बहुत अच्छी। तो घुड़दौड़ से लगी हुई थी बाजी एक दिन। आप देखो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई अपनी अरबी, कोई अपनी तुर्की पर सवार था। जिसने लगाम खींच ली वो रह गया इधर, जिसने एड़ मार दी वो खंदक के पार था। तो आप एड़ मारिए और खंदक के पार जाइए, रेस आपको जीतनी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। तो अर्ली बर्ड्स कैचेस द वर्म, जो शुरू में ही काम में लग जाते हैं उनको वर्म मिलते हैं, यानी खाने को कुछ मिलता है। तो वन हु स्टार्ट्स अर्ली ऑन द वर्क, जो काम में जल्दी लग जाता है, हैज हायर चांसेस ऑफ सक्सेस। उसको उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ईस्ट वेस्ट होम इज बेस्ट, इधर उधर अपना घर ही सबसे अच्छा होता है। यानी किधर भी जाइए आपको अपना घर लास्ट में सबसे अच्छा लगेगा। जब वहां से लौट कर आते हो तो जो कंफर्ट फील होता है घर पे आने पर, वो बहुत शानदार होता है। तो ईस्ट हो या वेस्ट हो, होम अपना बेस्ट हो। तो वेयर एवर यू ट्रेवल इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए, योर होम इज द बेस्ट प्लेस टू बी। आपका घर ही सबसे अच्छी जगह है। ये घूमने के बाद अपने को फील होता है। इजी कम इजी गो, यानी जो आसानी से आता है वो आसानी से जाता भी है। लाइट विनिंग मेक्स द प्राइज लाइट, शेक्सपियर की लाइन है कि कोई चीज जल्दी से आसानी से हासिल हो जाए वो जल्दी से ही चली जाती है। चोरी का माल मोरी में, यानी कहने का मतलब जो चीज आसानी से 2 नंबरी तरीके से, इलीगल तरीके से आ जाती है वो जल्दी ही चली जाती है। मेहनत करके जो चीज मजा भी आता है और वो स्थायी भी होती है। इसलिए व्हेन यू गेट समथिंग इजीली, जब कोई चीज आपको आसानी से मिल जाती है, थ्रू द रॉन्ग मीन्स, गलत तरीके से, चांसेस आर यू विल लूज द सेम वे, यानी चांसेस इस बात के होते हैं कि आप उसी तरीके से चोरी का माल, चोरी से है तो मोरी में दूसरी तरफ चला जाएगा। यानी जैसे आया है उतना ही आसानी से चला जाएगा। जितने आसानी से पैसे आते हैं उतनी आसानी से चले भी जाते हैं।